दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और हमारी सीरीज़ चल रही है जूनियर एडेड एग्ज़ाम यूपी जूनियर सुपर टेट, जिसमें हम विज्ञान के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर लेते हैं जो कि दोस्तों हमारा रहेगा वायु से। ये पूरा का पूरा चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वायु के गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरितगृह प्रभाव। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वायु में आपको पढ़ना वायु के गुण, वायु का संगठन, वायु की आवश्यकता, उपयोगिता, ठीक है, जल वाष्प, वायु प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव, अम्ल वर्षा। देखिए पहला हमारा इसमें देखते हैं हम। देखिए वायु क्या कैसी है, ये रंगीन है, इट इज़ कलरलेस, गंधहीन है, ऑर्डरलेस, और स्वादहीन है। कैसी होती है? टेस्टलेस। चलती हुई वायु हवा कहलाती है। अब देखिए आपसे ये पूछ सकता है वायु में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, अन्य गैसें 0.9%, जलवाष्प और धूल के कण पाए जाते हैं। वायु में जलवाष्प की उपस्थिति। देखिए वायु में जलवाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। वह वायु जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है स्वयं ठंडी होने लगती है, और वायु में उपस्थित गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। यही बूंदें हमें गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई पड़ती हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन। अगर तापमान कम है तो जल वाष्प भी कम होगा, तापमान ज़्यादा है तो जल वाष्प भी ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ेगी तो जल वाष्प भी बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी कहाँ बढ़ती है? जो समुद्री इलाके होते हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई में समुद्र के निकट होने के कारण वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि बरसात में इन स्थानों पर आर्द्रता यानी कि नमी अधिक होती है। स्थान और समय के परिवर्तन के साथ वायु में जल वाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब परिवर्तन कैसे होगा? वर्षा के कारण धूल के कण भारी होकर, अच्छा ये देखते हैं, स्थान एवं समय के अनुसार धूल के कणों की मात्रा में परिवर्तन। वर्षा के कारण धूल के कण भारी होकर नीचे बैठ जाते हैं और वायु धूल के कणों से मुक्त हो जाती है। सूखे एवं रेतीले क्षेत्रों में भी भूमि के क्षरण के कारण वायु में अधिक मात्रा में धूल कण पाए जाते हैं। धुएं से ठोस कणों की उपस्थिति। धुएं में, जब धुआं वायु में मिल जाता है तो वायु में कार्बन के सूक्ष्म कणों की उपस्थिति हो जाती है, जैसे ट्रैक्टर से धुआं निकलना, दिया आदि। अब कह रहा है कि वायु के घटकों का प्रयोग। ऑक्सीजन किसी वस्तु के जलने में सहायक है। नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया, अमोनियम सल्फेट। नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का प्रयोग फ्रेश रखने के लिए किया जाता है। जैसे पैकेट बंद सामग्री, बिना पके और बिना तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस पैकेट की वाष्प को विस्थापित कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। नोट, गैसीय CO2 को -57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ़ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गीली नहीं होती परंतु बर्फ़ जैसी दिखाई देती है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, कह रहा सोडा वाटर, कोला तथा झागदार पेयजल में जो बुलबुले दिखाई देते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। अच्छा अब देख लेते हैं अग्निनाशक यंत्र जो है। देखिए अग्निनाशक यंत्र, इस यंत्र का बाहरी जो कक्ष है वो धातु का बना होता है, बेलनाकार बर्तन, जिसमें सोडियम कार्बोनेट विलयन भरा होता है। तो याद, अच्छा आगे देखते हैं। इस बर्तन के अंदर छोटी शीशी होती है जिसमें H2SO4 भरा जाता है। उपयोग के समय इस बर्तन के अंदर एक छोटी शीशी होती है जिसमें H2SO4 भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके
ज़मीन पर पटक देते हैं और पटकने पर शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। देखिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 इक्वल टू CO2 गैस। अब वायु प्रदूषण देखते हैं। वायु प्रदूषण कारक कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड इम्पोर्टेंट है ये। वायु के संगठनों की मात्रा में परिवर्तन के कारण ईंधन के जलने से CO2 की मात्रा का बढ़ना, जैसे लकड़ी, कंडे, कोयला, पेट्रोल, LPG के जलने से CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं से विभिन्न प्रकार के ईंधन के जलने से, सीमेंट के कारखानों तथा बिजली घरों से CO2 की अत्यधिक मात्रा वायुमंडल में मिल रही है। वायुमंडल में CO2 गैस की मात्रा बढ़ने से ताप में वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगेगी, जिससे समुद्र तटीय निचले इलाकों के समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी। ठीक है। CO2 गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जो सूर्य की किरणें आएंगी धरती पे, वो हमें गर्मी देकर ये वापस जाती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक गैस जो यहाँ से इमिट हो रही है, वो एक परत बना लेती है CO2 गैस, जिसकी वजह से ये किरणें, सूरज की किरणें वापस नहीं जा पाती, इसीलिए गर्मी होती है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे देखते हैं। पेड़ पौधों प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 गैस का उपयोग करते हैं, अतः वायु में CO2 गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा का बढ़ना, जैसे कोयला और पेट्रोल के जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। फास्फोरिक अम्ल एवं नायलॉन एवं सेलुलोज रेसे बनाने के कारखाने में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है। नाइट्रिक एसिड बनाने वाले तथा चांदी सोने के शुद्ध करने वाले कारखानों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये गैस वायु में मिलती है। उसके बाद कह रहा मृत जीवों के अपशिष्ट से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एवं अमोनिया गैस की मात्रा का निकलना, जैसे जो जीव है मरे हुए, जब उनका अपघटन होगा, ठीक है, तो H2S और NH3 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया गैस निकलेगी। अब जो फॉसिल्स यानी जीवांश ईंधन के जलने पर H2S निकलती है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड ये चांदी के आभूषण को काला कर देती है, इसको भी याद रखेंगे। कह रहा मनुष्य पशुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया के अपघटन से भी अमोनिया गैस बन जाती है। इन गैसों की मात्रा वायु में बढ़ती रहती है, तो इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये वाला भी नाइट्रिक एसिड बनाने वाले तथा चांदी सोने के शुद्ध करने वाले कारखानों से आपसे पूछे कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कि वाहनों का धुआं, कास्ट, कोयला, तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस का दहन, CO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, ये निकालते हैं। ईंधन का अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर वगैरह ऐसी वगैरह से CFC गैस की मात्रा बढ़ती है। जो CFC गैस होती है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। कागज़ निर्माण में SO2 यानी कि इसका प्रयोग किया, मतलब SO2 निकलती है। अब देखिए, वर्षा का जो जल होता है वो कहते हैं कि अम्ल वर्षा जैसे होता है, अम्लीय, तो वो SO2 के कारण अम्लीय हो जाता है। इसके बाद देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल, मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा इसको। देखिए, कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना, पृथ्वी के वायुमंडल का धीरे धीरे गर्म होना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप देखिए, यहाँ पर ये जो गैस हैं इनका सीक्वेंस पूछता है, ये ऐसे ही है बिल्कुल सीक्वेंस में। जैसे ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, सबसे ज़्यादा CO2, फिर जलवाष्प, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल ऐसे ही आपको सीक्वेंस याद करना है। अब देखिए, CO2 गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वही मैंने आपको बताया कि CO2 गैस
सूर्य की किरणों को वापस नहीं आने देती, जिससे गर्मी ज़्यादा होती है। दैट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। गैसें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा भी देख लेते हैं। देखिए, जिसका जल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है, उसे हम अम्ल जल हो गया। वो अम्लीय ऑक्साइड जीवाश्म ईंधनों के दहन के बाद मुक्त होते हैं। फिर अम्ल वर्षा में आप ये याद रखिए, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो नाइट्रोजन और सल्फेट के क्या है, ऑक्साइड। अब देखिए, स्टोन कैंसर पूछेगा आपसे। देखिए, स्टोन कैंसर कॉज बाई एसिड रेन, ठीक है, जो क्षति पहुँचाते हैं जो हमारी इमारतें हैं, जैसे अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं को क्षरण करते हैं। वायु के गुण ये मैंने आपको बता दिए। देखिए आप, वायु रंगीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, वायु स्थान गिरती है, वायु में भार होता है, वायु दाब डालती है। इसका आप प्रयोग से भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये गिलास है, बाहर की वायु गत्ते पर ऊपर की दिशा में दाब डालती है, ठीक है। बाहर का वायुमंडल दाब अधिक होता है, इस कारण गत्ता नहीं गिरता है। स्पष्ट है कि वायु दाब डालती है। देखिए, हमारे शरीर पर वायु द्वारा आरोपित कुल दाब 20 मैट्रिक टन, लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। हम इस भार का अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। इस वायु का दाब बाहर से लगने वाले वायु को संतुलित करता है, याद रखेंगे। अच्छा, वायु की उपयोगिता। देखिए, वायु की उपयोगिता, वायु फलों में परागकण की क्रिया में सहायक है। ओक, सेमल, कपास आदि हल्के बीजों के परिकरण में वायु सहायक है। जल चक्र में, पवन चक्की में। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे ओजोन परत। देखिए, पृथ्वी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है। फिर कह रहा, ओजोन गैस सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर अवशोषित नहीं करेगी तो डायरेक्टली सूर्य की रेज हमारे पास आएंगी और हमें नुकसान पहुंचाएंगी। इस प्रकार इन्हें पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है, ठीक है। मतलब ओजोन गैस सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक आने पर रोकती है, जो मतलब हानिकारक वाली हैं, वही आ पाती हैं जो हानिकारक नहीं है। ओजोन होल क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर से उत्पन्न CFC गैस है। CFC वायुमंडल में जाकर ओजोन गैस को विघटित कर देती है। CFC की अधिक मात्रा वायुमंडल में हो जाती है और ओजोन गैस कम होती जा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आगे भी हम, ये हमारा आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने। फिजिक्स के 3 चैप्टर, डेली हम एक चैप्टर लेके आएंगे दोस्तों। हो सकता है आगे 2-2 भी लाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटे को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।